हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल संडे को शाम को 5 बजे हमने इस चैनल पर लाइव किया था और 5:30 बजे दूसरे चैनल कानूनी सोच पर लाइव किया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। बाद में मेरे को बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं। तो हर संडे जिसमें भी मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर आपके लिए 5 से 6 के बीच में संडे को लाइव प्रोग्राम रहेगा। तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिमोनियल मामलों पर कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके ऊपर 3 केस आते हैं, मेंटेनेंस का केस अंडर 144 बीएनएसएस या अगर पहले से चल रहा है 125 सीआरपीसी, इसी तरह से डीवी एक्ट का केस, और अगर पुराने धाराओं में चल रहा है तो 498 है और नई धाराओं में चल रहा है तो 85 बीएनएस। ये 3 मामले ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर आते ही हैं और ये तीनों ही मामले ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोसीडिंग होती है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, यानी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होते हैं और नए लॉ में बात करें तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होते हैं। ऐसे कोई भी केस जो कि बीएनएसएस के थ्रू रेगुलेट होते हैं, उन केसेज में आप कोई भी प्रोविजन बीएनएसएस का यूज कर सकते हो, यानी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का प्रोविजन यूज कर सकते हो। अब यहां पर बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि मेरी पत्नी ने झूठ बोला था मेंटेनेंस केस में या डीवी केस में, तो क्या मुझे इसमें 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना चाहिए फॉर परजरी। अब इस पर वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये किसी अलग पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूं। अब पहले तो आदमी ये सोचता है कि मैं फाइल करूं या ना करूं, उस पर कई सारे वीडियो है कि किन किन तथ्यों पर आपको फाइल करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए। अब बात यह आ जाती है कि 340 सीआरपीसी अगर आप फाइल कर रहे हो तो बहुत स्पेसिफिक आप फाइल करो। फॉर एग्जांपल, जस्ट ये नहीं है कि 4-5 लाइनें आपने लिख दी कि उसने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ऐसे नहीं। अगर आप उसको स्पेसिफिक बना देते हो तो सामने वाली पार्टी पे इस हद तक फर्क पड़ता है कि वो अंदर से घबरा जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ने अपनी जॉब को छुपा लिया। अब एक तो होता है कि आप 340 में लिखो कि ये फला फला जगह पे जॉब करती है, जस्ट इतना। और एक होता है कि आप लिखो ये उस जगह पर जॉब करती है, इस पद पर कार्य करती है, इसकी इतनी सैलरी आती है और इसकी सैलरी स्लिप मेरी इस पिटीशन के साथ अटैच है। अब ये हो गया एकदम स्पेसिफिक। एक होता है आप ये कहो इसके 2 बैंक खाते हैं और स्पेसिफिक होगा कि इसका एक बैंक खाता इस बैंक में, इस ब्रांच में, अकाउंट संख्या इतना है, इसका दूसरा बैंक खाता इस ब्रांच में, इस अकाउंट नंबर के साथ यह है। आपने स्पेसिफिक बता दिया कि इसके 2 खाते हैं, वो उसको उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो अलग लेवल का होगा। अब एक हो गया कि आपको उसके एजुकेशन का जस्ट पता है, आपने कह दिया साहब इसने अपनी एजुकेशन छुपाई है, ये तो पीएचडी है। एक हो गया कि उसके पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स आपने 340 सीआरपीसी के साथ में अपने अटैच कर दिए। इसी तरह से अगर वो कहती है कि जी नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई व्हीकल छुपा लिया, कोई प्रॉपर्टी छुपा लिया, आपने बताया इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लैट नंबर सो एंड सो और ये रही उसकी सेल डीड, क्योंकि उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप बहुत इजीली निकलवा सकते हो। इसी तरह से अगर उसके पास कोई गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर होगा वो आप निकलवा सकते हो। ऑनलाइन भी पता चल जाता है वो गाड़ी किसके नाम पे है, वो पेपर भी आप उसके साथ अटैच करो। इस प्रकार का जब आप एक स्पेसिफिक 340 बना करके देते हैं, अब जब वो आप फाइल कर देते हैं, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर फाइल तो हम कर देंगे, लेकिन वो 340 सीआरपीसी जो हमने फाइल किया उस पर कोर्ट कुछ कर नहीं रहा है, मतलब वो पेंडिंग ही पड़ा है, ना वो उस पर जवाब दे रहे हैं और इंट्री मेंटेनेंस तय कर दिया गया है, 340 अभी भी वैसा ही पड़ा है। ऐसा कुछ जगहों पर होता है, वहां पे कई बार गलती हमारी भी होती है क्योंकि हम उसे प्रेस नहीं करते। अगर इतनी सारी चीजें स्पेसिफिक हैं तो पहले तो हमें प्रेस करना चाहिए कि पहले इस पर कार्रवाई हो। पर अगर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 340 सीआरपीसी आप फाइल करोगे और कोर्ट उसको फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग पेंडिंग कर देगा, तब भी वो 340 सीआरपीसी अगर आपका इतना स्पेसिफिक है और इसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को रिसीव होती है तो दूसरी पार्टी की मेंटलिटी एकदम से प्रभावित हो जाएगी और वो अपने केस को वापस लेना चाहेगी, बिकॉज उसको दिख रहा होगा कि इस केस में आगे जाकर के हम फंस जाएंगे। ऐसे दोस्तों एक नहीं कई सारे मामले हमारे पास आ चुके हैं जहां इतना स्पेसिफिक 340 सीआरपीसी लगाया कि पत्नी ने खुद विड्रॉल एप्लीकेशन डाल करके अपना डीवी का केस वापस ले लिया या 125 सीआरपीसी का केस वापस ले लिया। और यही नहीं, जो आपकी एफआईआर होती है जिसके बेसिस पे आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है, वहां पर भी आप 340 सीआरपीसी को यूज कर सकते हैं। आप परजरी अपनी वाइफ पर फाइल कर सकते हैं, या अगर पुलिस वालों ने कुछ गलत किया है, क्योंकि वहां पुलिस भी पार्टी होती है, तो उनके खिलाफ भी आप परजरी फाइल कर सकते हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि जो राइट्स आपके पास है उनको आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए। यदि आपको पता है कि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, होगा तो फायदा ही होगा वरना कुछ नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अब कब करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे 340 पर बाकी के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो ये समझाना था कि जो 340 सीआरपीसी है उसको जनरलाइज ना कर करके आप स्पेसिफिक कीजिए। स्पेसिफिक करने से सामने वाले पे फर्क पड़ेगा और यहां तक भी पॉसिबल है कि वो अपना केस ही वापस ले ले। तो दोस्तों, इससे आपको डायरेक्टली फायदा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो का मकसद समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।